दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस के गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिखा कि दो पुलिस वाले एक आदमी को पकड़े हुए हैं, जबकि सिविल ड्रेस में सरिता विहार के एसएचओ अजब सिंह उनकी पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अवैध दुकानों में शराब पिलाई जा रही है और पेट्रोलिंग के दौरान हुई बहस के बाद ये मारपीट शुरू हुई है। 14 मार्च को इस घटना से पहले ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जिस आदमी को पुलिस ने पीटा उसका नाम इमरान बताया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द चीन को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। रवि सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह हमारे सहयोगी मुंबई में हैं, पवन शर्मा जम्मू में। रवि, आखिर क्या वजह ठोस नजर आती है गृहमंत्री के इस दावे की? क्या अब सरकार की ओर से कुछ ऐसा दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश हो रही है कि मजबूरन चीन को अब अपना रवैया बदलना पड़ेगा मसूद के बारे में? देखिए, मसूद के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही परिणाम था कि फ्रांस की तरफ से अगुवाई की गई, अमेरिका और ब्रिटेन ने उसको को स्पॉन्सर्ड किया, यानी कि पूरी तरीके से उस मुहिम में साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने एक बार फिर जो है यानी कि चौथी बार अड़ंगा लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो जैश ए मोहम्मद है, मसूद अजहर का जो आतंकी संगठन है, उसको तो आतंकी संगठन मानता है और ये एक दशक पहले ही वो यूएन में डिजिग्नेट हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसी का सरगना मसूद अजहर को उसको बचाने की फिराक में। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार को भी लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन के ऊपर भी है और बहुत ज़्यादा दिन तक वो अपने स्टैंड पर कायम नहीं रख सकता। चीन ये सोचता है कि अगर भारत को इन तमाम मामलों में उलझा के रखेंगे तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की जो उभरती हुई छवि है वो धूमिल होगी, वो इन तमाम झगड़ों में उलझा रहेगा और वो टक्कर नहीं दे पाएगा। और यही वजह है कि वो बार बार मसूद अजहर का इस्तेमाल भी करता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार को भी पता है कि 6 महीने के बाद जो टेक्निकल होल्ड लगा है, यानी 6 महीने का टेक्निकल होल्ड है, 6 महीने के बाद दोबारा जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा यूएन में, तो उसको एक ठोस वजह बतानी पड़ेगी चीन को कि आखिर में उसको क्यों नहीं कोई ठोस वजह अब शायद ही बता पाए, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर किसी के सहयोग की जरूरत होती है और चीन के लिए अब ये मजबूरन होगा कि वो भारत की बात माने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। लेकिन मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जिसने आतंक का सबसे बड़ा दर्द भी सहा है, आशीष, क्या यह माना जा रहा है कि कोई ऐसी पहल भी हो रही है कि चीन आखिरकार मजबूर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बात मानने के लिए जो भारत लगातार कहता रहा है? जी बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान के मामले में अड़ंगा अटकाया है चीन ने, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत में जो चीनी सामान है उस चीनी सामान का जो है विरोध शुरू हो चुका है। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, कोई भी राज्य आप पकड़ ले, वहाँ पर चीनी सामान का विरोध शुरू हो चुका है। क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि चीनी मार्केट जो है वो भारत में बसा हुआ है, एक व्यापार का जरिया है। अगर उसकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जरूर आएगा अगले 6 महीनों में। और साफ तौर पे जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से आश्वासन दिया गया है, उसमें ये मैसेज भी है कि आर्थिक तौर पे न केवल और ये संकेत साफ तौर पर समझे जा सकते हैं आशीष कि जरूर कोई ऐसी रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में जो आहत है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की नापाक हरकतों से। पवन, बहुत संक्षेप में किस तरह की तैयारी के संकेत अब राजनाथ सिंह दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम क्या महसूस कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर बना रहे थे 3.5 घंटे। इंटरनेट पे जाके आप उनके पोस्ट देख लीजिए, मुस्कुराते हुए कभी आसमान की ओर, कभी यूं खड़े हैं, कभी यूं खड़े हैं। साढ़े 3 घंटे पूरा देश उनका प्रोग्राम जानता है। और फिर देशभक्ति की बात,
दिन भर देशभक्ति की बात। आप लोगों ने अनिल अंबानी का नाम सुना है? कोई है यहां पे जिसने अनिल अंबानी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है ना? क्या अपनी जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज बनाया है? एक हवाई जहाज बनाया है? मैं आपको गारंटी देता हूं, यह कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। HAL सरकारी कंपनी है, 70 साल से HAL हवाई जहाज बना रही है। मिग हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई, जैगुआर, सब हवाई जहाज बनाती है और उनको मेंटेन करती है। जिस हवाई जहाज ने पाकिस्तान पर बम गिराए, उस हवाई जहाज का मेंटेनेंस HAL कर रही है, सालों से कर रही है। मैं उत्तराखंड के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो उसको नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप मुझे समझा दो कि इस व्यक्ति ने क्या ऐसा किया जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने पकड़ा दिए। मैं थोड़ा आपको गहराई में बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के हर युवा को यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इस प्रदेश से युवाओं को एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CRPF में भेजते हो, तो आपको थोड़ी गहराई में समझ होनी चाहिए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूपीए सरकार थी, एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर, HAL कंपनी को हिंदुस्तान की सरकार ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने फ्रांस की सरकार को साफ बता दिया, हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगा। और दूसरी बात, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए दिए जाएंगे, एक पैसा और नहीं मिलेगा। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था। भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इससे दुनिया में कोई और बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ डेलीगेशन में अनिल अंबानी फ्रांस जाता है। हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी फ्रांस पहुंचते हैं। 1-2 दिन के अंदर HAL को परे कर दिया जाता है और अनिल अंबानी को सामने कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साफ कह देते हैं प्रेस को, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अनिल अंबानी के बारे में, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। पूछना है आप प्रधानमंत्री से पूछिए, उनका स्टेटमेंट है। भाइयों और बहनों, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी ने डासॉल्ट कंपनी से खरीदा। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी नई कंपनी खोलता है
ढांचा खोखली कंपनी 10 दिन पहले, 10 दिन बाद उसी कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कंपनी ने उससे पहले कुछ नहीं किया, 10 दिन पहले खुली और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। फ्रांस का राष्ट्रपति खड़ा होता है, प्रेस को कहता है, देखिए मुझसे आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि उधर पूछ रहे थे कि भैया अनिल अंबानी को कैसे दे दिया। फ्रांस में मीडिया पूछ रही थी कि भैया इसने तो कभी बनाया नहीं, हवाई जहाज नहीं बनाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझसे मत पूछिए। मुझे मीटिंग में साफ नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था, अगर फ्रांस को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो एचएएल को परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। 126 हवाई जहाज नहीं मिलेंगे, 36 मिलेंगे, मगर जो 126 के लिए आपको पैसा मिल रहा था, वो 36 के लिए हम आपको दे देंगे। वो उसने बोला है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज निकलते हैं, इंटरनेट पे जाइए, हिंदू अखबार है, सर्च कर दीजिए, साफ मिल जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज कहते हैं कि नेगोशिएटिंग टीम ने लिखा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन कर रहे थे, सालों से कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की सरकार के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है, हमें प्रधानमंत्री ने परे कर दिया है। सीधी बात, नरेंद्र मोदी फ्रांस की सरकार और डासोल्ट कंपनी से कर रहा है। हवाई जहाज के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जो हवाई जहाज को कुछ महीनों में आना था, अब उसे 10 साल लगेंगे। राहुल गांधी नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम ने डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में लिखा है, कागज हिंदू अखबार में छपे। सीबीआई चीफ कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। भाई और बहनों, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे निकाल देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये आपने गलत किया, इसे वापस लाओ। सीबीआई चीफ को वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटों में नरेंद्र मोदी उसे फिर निकाल देता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, हमने कहा कि जेपीसी करवा दीजिए, बात करा दीजिए, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बात करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा। पार्लियामेंट हाउस में 4 सवाल मैंने पूछे, साधारण सवाल, कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, उसने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया, एचएएल को क्यों परे किया गया। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, एचएएल ने 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिए, और आपने जो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था उसे फ्रांस में क्यों बनने दिया, हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों छीना। आपने देखा, आप सबने देखा, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उसमें ना उन्होंने राफेल की बात की, ना उन्होंने एयरफोर्स की बात की, आंख में आंख ना मिला पाए। 1.5 घंटे कभी नरेंद्र मोदी यूं देखें, कभी यूं करें, कभी ऊपर देखें, कभी साइड में आंख यूं करें। भाई और बहनों, देखिए, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? अब नया नारा सुनिए, चौकीदार। तो ये कैसे हो रहा है? कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार, 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 तो ये कहां से बात चली? ये कैसे चल गई बात? 4 साल में अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हुआ? क्योंकि ये सच्चाई है भाई और बहनों।
जहां भी जाते हैं झूठे वायदे। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि खंडूरी जी यहां स्टेज पे बैठे हैं। आगे आइए थोड़ा। अब देखिए, अब मैं आपको बताना अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खंडूरी जी यहां क्यों हैं। देखिए, खंडूरी जी के पिता, आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना? ठीक है। आपको मालूम है कि खंडूरी जी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, मालूम है आपको? अब खंडूरी जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए दी, और मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सच्चाई बोली कि जिस प्रकार से सरकार को सेना की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार के हथियार सेना के हाथ में होने चाहिए, जो प्रिपरेशन सेना का होना चाहिए वो नहीं है। और खंडूरी जी ने सच्चाई बोली। क्या हुआ? खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया। क्या खंडूरी जी ने गलती की? उन्होंने सच्चाई बोली। उन्होंने कहा, देखिए, हिंदुस्तान की रक्षा का मामला है, उत्तराखंड हर क्षण अपने बेटों को हिंदुस्तान की रक्षा करने भेजता है। कमियां हैं, कार्रवाई करनी है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? देशभक्त को पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से उठा के फेंक देते हैं। बीजेपी में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं दो इंजन दो और किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे। कहा था ना, हो गया आपका कर्जा माफ। अब दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी के स्टेज से हम कहते हैं, जो बात नरेंद्र जी ने यहां की, वही बात मैंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में की, कर्नाटक में की, पंजाब में की। कहा कि किसानों को मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। मैंने कहा, मैंने टाइम फ्रेम भी दिया। मैंने यह नहीं कहा कि कभी हो जाएगा। मैंने कहा 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है हो जाएगा। भाई और बहनों, आप जाके अखबार पढ़िए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने 2 दिन के अंदर
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। आपको कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। आपको कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ये वायदे मैंने नहीं किए थे, ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। देश में, उत्तराखंड में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, कोई भी छोटा बिजनेस चलाता हो, मिडिल साइज बिजनेस चलाता हो, उससे पूछ लो। ये जो महिलाएं आई हैं, इनसे पूछ लो, नोटबंदी से इनका फायदा हुआ या नुकसान, ये आपको बता देंगे। पूरा का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर उड़ा दिया। उसके बाद कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे।